नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। एक छोटा टॉपिक है, 35-40 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक सवाल किसी भी परीक्षा पे दे जाता है। सामान्यतः राजस्थान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आरपीएससी के अंतर्गत इस पर एक सवाल पूछने का ट्रेंड है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आरएएस की परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक भर्ती के तीनों ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, कोई भी एग्जाम, एक सवाल प्रस्तावना में से निकलता है। सिविल सर्विसेज में भी अगर देखें, आईएएस के अंतर्गत देखें, एसएससी के अंतर्गत देखें, तो एक आध सवाल की इंटरेस्टिंग वहाँ पर जरूर बनती है इस टॉपिक में से। तो टॉपिक काफी टेक्निकल है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ा जाए, पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाए, तो एक सवाल आपका आज ही पक्का हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। सबसे पहले तो प्रस्तावना पूरी आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में आरपीएससी में जो सवाल पूछने का ट्रेंड है ना, वो उसमें आप सवाल प्रस्तावना पर तभी निकाल पाओगे जब पूरी प्रस्तावना आपको याद होगी। पहला टास्क तो ये है। तो पहले एक बार प्रस्तावना देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत में ये तिथि है उसकी, तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अगर आप आरपीएससी के अंतर्गत किसी भी परीक्षा का इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वह आपसे, जो मेंबर वहां बैठे होगा, वह एक सामान्य भी हो सकता है, विशेषज्ञ भी हो सकता है, लेकिन वो जनरल जो सवाल डालते हैं तो उनमें बाई चांस उसके मन में आ जाएगा भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोल के बताओ। बहुत सारे अभ्यर्थियों से जब भी वो इंटरव्यू देने गए हैं, चाहे वो आरएएस का देने गए हैं, सब इंस्पेक्टर का देने गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का देने गए हैं, तो वहाँ वो जनरल सवाल डाल देते हैं, भाई प्रस्तावना बोलना भारतीय संविधान के बच्चे, तो वो याद होनी चाहिए। फिर सवाल तो आते ही आते हैं पेपर में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब देखो सवाल इसमें कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सवाल समझते चलिए। प्रस्तावना में जिस न्याय की संकल्पना की गई है वह कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो सुनो मेरी बात। अगर मैं सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा होता फर्स्ट ग्रेड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट जीआरएफ के लिए, तो यहाँ एक एक शब्द जो है ना, ये सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, इन पर मैं एक एक क्लास ले रहा होता पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तावना आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्रस्तावना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर या सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर, चाहे आरएएस मतलब जीके के लिहाज से पढ़ाया जा रहा है। तो इस समय इन पूरे शब्दों को डिटेल से खोलने की बजाय मैं एक एक लाइन इनके बारे में बताता हूँ। पेपर में वो नहीं पूछा जाएगा। पेपर में तो ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की संकल्पना दी गई है उसमें निम्नलिखित में से न्याय की कौन सी संकल्पना नहीं है? नहीं है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर तीन प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो एग्जामिनर पूछेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई न्याय की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना नहीं है? और ऑप्शन रहेंगे आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय।
तो सामाजिक न्याय दे रखा है, आर्थिक न्याय दे रखा है, राजनीतिक न्याय दे रखा है, प्राकृतिक न्याय शब्द नहीं दे रखा। तो न्याय कितने प्रकार का दिया गया है भाई साहब? 3 प्रकार का। तो तीनों प्रकार का जो न्याय है ये आपको याद होना चाहिए। एक सवाल तो यहां टिक रहा है, ठीक है। न्याय शब्द भी है, और न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। इसके बाद स्वतंत्रता शब्द दे रखा है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? न्याय तो हो गया आपका 3 प्रकार का, ठीक है। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई है? 1 2 3 4। 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की संकल्पना की गई है? 2 3 4 5 6। इस तरीके से ऑप्शन जाएंगे 5। फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की संकल्पना दी गई है उसमें कौन से प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? नहीं है तो ये शब्द आपको आने चाहिए। तो फिर सवाल ऐसे डाल देगा, कौन से प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, कोई सा भी वो डाल सकता है चौथा शब्द। तो ये 5 प्रकार के शब्द आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा ना आपको को पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, सवाल तो वहां से निकलेंगे। ठीक ऐसे ही अगला शब्द है समता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किस प्रकार की समता? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। तो एक सवाल तो यही हो गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समता दी गई है वह कितने प्रकार की है? 1 2 3 4। तो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर एक सवाल ऐसे भी हो जाएगा, भारतीय संविधान में जो समता दी गई है वह निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की है? एक ऑप्शन पाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दूसरे ऑप्शन पाएगा प्राकृतिक और आर्थिक समता, तीसरे पाएगा नैतिक और राजनीतिक समता। तो कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अगला शब्द है भाई आपका व्यक्ति की गरिमा। ये भी शब्द है आपके प्रस्तावना में। राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 25 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जितने भी शब्दों को मैंने खुला लगाया इसके पीछे एक लॉजिक है। सबसे पहले ये सवाल स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2014 में हुआ था, भर्ती 2013 में निकली थी। तो आरपीएससी ने पहले एक ट्रेंड डाला, एक सवाल पूछा एक ट्रेंड पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऐसा सवाल पहली बार आ रहा है, वरना अब से पहले क्या सवाल आते थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा भाग नहीं है, कौन से वाद में कहा गया भाग है, कौन से में कहा गया भाग नहीं है, संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार के सवाल आते थे। कितने संशोधन हुए? एकमात्र संशोधन 42वां संशोधन 1976 में हुआ। कौन सा शब्द उसमें जोड़े गए, कौन सा नहीं जोड़ा गया, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? मोटे मोटे से इन सवालों से काम चलता था। लेकिन पहली बार आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला और 2014 में एक सवाल डाला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब ये सवाल आएगा और इस प्रकार के सवाल आगे आएंगे तो पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, फिर पता चलेगा कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द नहीं है। चलो यहाँ तक भी टास्क पूरा हुआ। लेकिन 2021 के बाद जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए और उसमें 3 अलग अलग वर्गों में एग्जाम हुए या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए, उनमें आरपीएससी ने फिर अपने ट्रेंड ऊपर
अब की बार सवाल क्या डाला कि चलो प्रस्तावना रट गए, आप शब्दों को भी रट गए, भाई कौन कौन से शब्द सारे लिख लिए 15, 20, 25 जो भी बन रहे हैं। लेकिन अब की बार नया सवाल आया, प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। यह सवाल तभी संभव है जब प्रस्तावना पूरी शब्द टू शब्द याद हो। शब्दों का सही क्रम कौन सा, मतलब पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। जैसे मान लो मैं यही सवाल डालूं, प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, एकता, अखंडता, गरिमा, बंधुता। एकता, अखंडता, गरिमा, बंधुता, ये ऑप्शन सही है, गलत है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, गरिमा से होती है। और मैं ऑप्शन कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एकता, अखंडता, और अखंडता के बाद फिर मैंने गरिमा लिया है, और उसके बाद फिर मैंने बंधुता लिया है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दूसरा ऑप्शन देखिए, गरिमा, एकता, बंधुता, अखंडता। गरिमा, एकता, बंधुता और अखंडता, ये भी गलत है। कहने का मेरा मतलब है सही फिर क्या है, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता। अब सही है। तो वह विद्यार्थी जो केवल शब्दों को रटेगा, तो शब्दों को रटने के बाद वह विद्यार्थी ये याद तो कर जाएगा ये शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों का सीक्वेंस क्या है ये भी आना चाहिए। तो इन सारे प्रकार के सवालों का एक ही तोड़ है कि कौन सा शब्द है या कौन सा शब्द नहीं है, या प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का एक सही क्रम कौन सा है। ये सारे सवाल कब संभव है, जब आपको प्रस्तावना पूरी तरीके से याद हो। दोबारा देख लीजिए, ये सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शामिल है अथवा नहीं है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, लेकिन अधिकार नहीं है। तो कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द नहीं है, पहला टास्क तो ये है। ठीक है, अगला टास्क, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, ये हम बात कर चुके हैं। संख्यात्मक दृष्टि से आएगा 2, 3, 2, 5 जो भी आएगा। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की। फिर तीसरा सवाल जाएगा, प्रस्तावना में दिए गए न्याय की संकल्पना में कौन से प्रकार का न्याय नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक। या प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रता में कौन से प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, या प्रार्थना में दी गई समता में कौन से प्रकार की समता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आएगा, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत के लोग है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, नागरिकों है। ये सवाल बन गया आपके सामने, कौन सा है और कौन सा नहीं। और फिर एक अगला सवाल जो बड़ा डेंजरियस बन रहा है 2021 के बाद बनने लगा है, आरपीएससी ने जब नया ट्रेंड लिया है कि प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा है। अब वो पूछ सकता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष। इन्हीं में से आगे पीछे करके ऑप्शन सेट करेगा आपके सामने। तो इन सारे सवालों को अब आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार के सवाल आते हैं और इनको पकड़ने का ट्रेंड क्या है। सिंपल गणित है, पूरी प्रस्तावना ढंग से आपको याद होनी चाहिए, सारे शब्द, और जब पूरा सीक्वेंस से याद होगे तो इन सारे सवालों को ले जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। ये प्रस्तावना शब्द है ना, उसका अर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तो डायरेक्ट सवाल गया, कौन सा वह देश है जिसने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका।
प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है, भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान की भूमिका या प्रारंभिक परिचय देती है कि संविधान के द्वारा हम जैसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था अपने देश में स्थापित करना चाहते हैं वह क्या होगी। तो उस संविधान का दर्शन, उसका चिंतन, उसके आदर्श सूक्ष्म रूप में प्रस्तावना में पहले ही निहित हैं। तो अर्थात वह संविधान की भूमिका या संविधान का प्रारंभिक परिचय देती है। किसी भी देश के संविधान में क्या लिखा है, वो किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक व्यवस्था अपने देश में स्थापित करना चाहता है, इसकी जानकारी उस संविधान की प्रस्तावना से ही हो जाती है। प्रस्तावना में वो शब्द दिए हुए होते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में होते हैं कि भाई ये चीज हम हमारे देश में स्थापित करना चाहते हैं। तो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना भी हमारे संविधान की भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय देती है। और वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में स्थान दिया? अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। बिल्कुल ठीक बात है। हर संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य, आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, ये उस संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही निहित होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे आप किसी पुस्तक को जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसका एक इंडेक्स होता है ना, कि भाई ये वाले टॉपिक यहाँ पर डिटेल से दिए गए हैं, बस प्रस्तावना वही है। संविधान में जो कुछ भी डिटेल से आगे लिखा गया है उसकी मूल भावना, चिंतन, दर्शन प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, तिथि जरूर याद रखना, वो पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पिछली क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? उद्देश्य प्रस्ताव शब्द आया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ाया है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वह 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पारित। और प्रस्तुत कब किया था जवाहरलाल नेहरू ने? 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। इसके ऊपर, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना आधारित है। और समझो सरल भाषा में, उद्देश्य प्रस्ताव में जो भावना थी संविधान बनाने के लिए, जो विचार था, जो दर्शन था, वही किस में निकल के आया है? प्रस्तावना में निकल के आया है। तो प्रस्तावना किस पे आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका कौन से प्रस्ताव पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और इसके पारित होते ही संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी कमेटी या समितियों का गठन होने लगा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये सारी चीजें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आगे देखो, संविधान के सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे। उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया था। उसके पश्चात, अब देखो कमाल की बात, वैसे तो प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में है, लेकिन प्रस्तावना वाला प्रावधान सारे संविधान के उपबंध पारित होने के बाद में अंत में पारित किया गया। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान के सारे प्रावधानों को पारित होने के बाद में अंत में पारित किया गया था? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सबसे अंत में कौन सा पारित किया गया है? प्रस्तावना। संवैधानिक सलाहकार BN राव ने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, BN राव ने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप भी तैयार किया। ले साहब, प्रस्तावना का प्रारूप भी कौन तैयार कर रहे हैं? BN राव तैयार कर रहे हैं। प्रारूप शब्द पर 3 सवाल बनते हैं। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए जो प्रारूप समिति बनी है वो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनी है 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप पर चर्चा करने के लिए। ठीक है। तीसरा सवाल, संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए विशेष समिति बनी है। किसकी अध्यक्षता में बनी है? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। प्रारूप की जांच करने के लिए
समिति, विशेष समिति, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू के थे। अब वही बी.एन. राव जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप भी तैयार किया। तो ये भी एक सवाल बन गया, संविधान का प्रारूप किसने बनाया? बी.एन. राव ने। प्रस्तावना का प्रारूप भी किसने बनाया? बी.एन. राव। संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला, ननियन पालकीवाला, उसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है भाई, कोटेशन याद कर लेना। प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। हाँ जी, क्या लगाओ इसको। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा जी? एन.ए. पालकीवाला। ठीक है, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित या न्यायोग्य या वाद योग्य नहीं है, ये है क्वेश्चन। अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में नहीं दी जा सकती। अब सरल भाषा में समझ लो, आपने पढ़ा होगा मूल अधिकार न्याय योग्य है, नीति तत्व न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य और वाद योग्य का मतलब होता है, अगर किसी मुद्दे की जांच न्यायालय में हो जाए या जिस मुद्दे पर न्यायालय में चल जाए, या न्यायालय केस अपने यहाँ पे चला के उस मुद्दे की जांच करे, तब उसको न्याय योग्य वाद योग्य। अगर न्यायालय उसके संबंध में कोई केस अपने यहाँ पर नहीं चलाए, उसकी कोई जांच नहीं करे, तो उसको न्याय योग्य वाद योग्य नहीं बोलते, मतलब वो वाद योग्य न्याय योग्य नहीं है। ठीक है भाई। मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट या अभिलेख जारी करते हैं मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अर्थात मूल अधिकार न्याय योग्य वाद योग्य, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, और प्रस्तावना भी न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है। ये लाइन, प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित अर्थात न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर प्रस्तावना की व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती और न्यायालय उस पर केस चला सकता, तो फिर वो न्याय योग्य वाद योग्य, जैसे कि मूल अधिकारों के संबंध में। इसलिए मूल अधिकार तो न्याय योग्य हैं, इस फैक्ट को पक्का याद रखें। नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना न्याय योग्य वाद योग्य नहीं। अगला सवाल, प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 68 में निहित संविधान संशोधन प्रक्रिया के अधीन होता है। अब तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है एक बार, हुआ है, जबकि 42 द्वारा प्रस्तावना में शब्द रख लेना, अखंडता। अब सवाल समझिए, क्या प्रस्तावना में साधारण कानून? पहला सवाल, प्रस्तावना में करके, लेकिन क्या संसद साधारण कानून? प्रस्तावना में संविधान का ही प्रस्तावना में है साधारण कानून। संसद संविधान में प्रस्तावना चाहिए संविधान के मूल ढांचे की धारणा का में बड़ी लंबी टेल है। जब मैं आपको मूल अधिकार और नीति पढ़ा दूंगा, वाद आएंगे, वादों में आएगा जब अभी प्रस्तावना में संसद कर सकता है फिक्स। क्या संसद सिर्फ साधारण कानून प्रस्तावना में? हाँ,
साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा संविधान संशोधन करके ही हो सकता है। मतलब केवल संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा। और संविधान संशोधन प्रणाली कौन से अनुच्छेद में दी? अनुच्छेद 368। अर्थात अनुच्छेद 368 में स्थित संविधान संशोधन प्रणाली द्वारा ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और वो भी प्रकार का संशोधन होगा जो संविधान की ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करता हो। अगर संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करने वाला संविधान संशोधन किया तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा उसको भी रद्द कर देगी। सरल भाषा में सुन लो, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार संसद का है, लेकिन वे किस प्रकार का संशोधन करेगी? संविधान में संशोधन करके ही संशोधन कर सकती है, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं करेगी। और वह जो संविधान में संशोधन किया गया है वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने बार बार सवाल डाला है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो इन 3 के अलावा वो चौथा रखता है ऑप्शन। जब कभी भी कोई चीज 3 होती है तो यही सवाल सबसे बड़ा सवाल होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 3 तो वो होते हैं, चौथा शब्द जो भी होता है वो आंसर होता है। आगे देखो, अब यहां से आगे एक डिबेट स्टार्ट हुई, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा संविधान का भाग नहीं है? इसके संबंध में न्यायालय ने अलग अलग वाद मतलब केस, उसमें अपने अलग अलग निर्णय दिए हैं जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में बार बार आते हैं। अब इसको समझ लो पहले एक बार। हाँ जी, प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है, इसके संबंध में कुछ निर्णय है न्यायालय के, उनको आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले 1960 में बेरुवाड़ी वाद, इस वाद को याद कर लेना। कौन सा वाद है भाई? बेरुवाड़ी वाद 1960 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं। ठीक है भाई। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालता है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह निर्णय न्यायालय ने सबसे पहले कौन से वाद में दिया? बेरुवाड़ी वाद 1960। ठीक है, जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। भाई जब संविधान का भाग है ही नहीं तो फिर उसमें संशोधन क्यों किया जाएगा? अब एग्जामिनर 2 तरीके से सवाल डालता है। कौन से वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः उसमें ऐसे संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है? बेरुवाड़ी वाद 1960। यह डायरेक्ट सवाल पूछ ले, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सबसे पहले न्यायालय ने कौन से वाद में निर्णय दिया? बेरुवाड़ी वाद। फिर दूसरा सवाल ऐसा भी डाल सकता है, कौन से वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है? बेरुवाड़ी वाद। क्यों? अगर प्रस्तावना संविधान का भाग होता तो फिर तो शायद उसमें संशोधन अन्य भागों की तरह हो जाता, लेकिन जब संविधान का भाग है ही नहीं तो फिर उसमें संशोधन भी अन्य भागों की तरह नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कौन से वाद में आया है? बेरुवाड़ी। 1973 में केशवानंद भारती वाद, इसमें न्यायालय ने अपने इस पुराने निर्णय को बिल्कुल उलट दिया और अब नया निर्णय क्या दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। लो जी, बदल दिया। जब संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में संसद इस प्रकार संशोधन कर सकती है
जैसे कि संविधान के अन्य भागों में करती है। जब संविधान का ही भाग है तो फिर तो वैसे ही संशोधन हो जाएगा उसमें, जैसे कि संविधान के अन्य भागों में करती है। लेकिन यह जो संशोधन होगा वह साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा, केवल संविधान संशोधन करके ही होगा। एक दूसरा क्लॉज, क्या प्रस्तावना में संशोधन साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही संसद कर सकती है, उसके लिए विशेष प्रक्रिया मतलब संविधान संशोधन प्रणाली ही अपनानी पड़ेगी, जो कि अनुच्छेद 368 में है। यस, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह नहीं कर सकती, उसके लिए विशेष प्रणाली मतलब संविधान संशोधन प्रणाली ही अपनानी पड़ेगी, जो कि अनुच्छेद 368 में। मतलब संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा ही संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन वह संविधान संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े में ना होना चाहिए, मतलब ये खराब नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान भी इसी वाद में न्यायालय ने दिया था। मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का जो प्रतिपादन हुआ है ना, वो 1973 के केशवानंद भारती वाद में ही हुआ है। तो केशवानंद भारती वाद ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया वो दोबारा समझें। केशवानंद भारती वाद ने प्रस्तावना के संबंध में पुराने निर्णय जो कि 1960 में बेरुवाड़ी वाद में दिया गया था, इसको चेंज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। तो बेरुवाड़ी में क्या कहा था, संविधान का भाग नहीं है। इसमें क्या कहा है केशवानंद में, संविधान का भाग है। जब संविधान का भाग है तो उसमें ऐसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है, बशर्ते ये संविधान संशोधन ऐसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। लेकिन केवल कौन सी प्रणाली के द्वारा, संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। लेकिन यह संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई संशोधन किया जो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदलेगा या बिगाड़ेगा तो न्यायालय उस संशोधन को रद्द कर देगा। तो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी कौन से वाद में हुआ है, केशवानंद भारती वाद। तो प्रस्तावना के संबंध में केशवानंद भारती वाद में बेरुवाड़ी वाद के निर्णय को न्यायपालिका ने बदला और अब यह अनुमति दे दी कि आप प्रस्तावना में ऐसे ही संशोधन कर सकते हो जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। इसी के आधार पर फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 2 वाद है ना, प्रस्तावना के संबंध में अगर किसी वाद पर सवाल आया तो 90% चांस इन 2 वादों पर रहेगा। बाकी 2-3 वाद आपको और याद करने हैं। जैसे 1967 में गोलकनाथ वाद आया, 1967 में गोलकनाथ वाद आया और गोलकनाथ वाद में यह कहा गया, कौन सा वाद आया, गोलकनाथ वाद आया। गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद वर्सेज पंजाब राज्यवाद। इसको गोलकनाथ के नाम से याद करना, अभी पंजाब सरकार के विरुद्ध था। गोलकनाथ वाद 1967 में आया, जिसमें न्यायपालिका ने यह कहा कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है, क्लिष्ट है, अस्पष्ट है, यह समझ में नहीं आ रही है, तो वहां पर प्रस्तावना का सहयोग उसको समझने में लिया जा सकता है। जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है, समझने में नहीं आ रही है, तो वहां पर प्रस्तावना का प्रयोग उसको समझने में किया जा सकता है। ये कौन से वाद में कही है भाई, गोलकनाथ वाद में न्यायालय ने कहा, ये आपको याद करना। केशवानंद भारती वाद आपने पढ़ ही लिया। एक एसआर बोम्मई वाद है, इसमें बहुत निर्णायक निर्णय हुए हैं। एसआर बोम्मई वाद, ये 1994 में आया है। इसमें न्यायपालिका ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के
मूल ढांचे का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट सवाल डालेगा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया? एसआर बोम्मईवाद। एसआर बोम्मईवाद में बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय हुआ यह आपको इस समय आना चाहिए। उसमें न्यायालय ने क्या कहा है कि एसआर बोम्मईवाद 1994 में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एक एलआईसी वाद आएगा, एलआईसी वाद। इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। अब ये की पॉइंट है, इनको पकड़ना। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है किस वाद में? का एलआईसी वाद में। किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? एसआर बोम्मईवाद में। अब मूल ढांचे शब्द से आप दो क्वेश्चन क्लियर कर लेना। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद में हुआ है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, ये एसआर बोम्मईवाद में हुआ है। अब रीड कर लो टॉपिक का। हाँ भाई, यहीं से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले बेरूवाड़ीवाद 1960 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पढ़ चुके हो ना भी आप बेरूवाड़ी में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसमें इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार के संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। सरल भाषा में जान लो, बेरूवाड़ी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ऐसे संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। फिर आया गोलकनाथवाद 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, जो अभी पढ़ाया आपको। फिर आया 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय कौन से? बेरूवाड़ीवाद वाला निर्णय, उसको बदलते हुए नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना में निहित संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में बात यह है कि केशवानंद भारतीवाद में बेरूवाड़ीवाद के निर्णय को बदल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और वैसे ही इसमें संशोधन कर सकते हो जैसे कि संविधान के अन्य भागों में होता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना होना चाहिए। इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, अब तक केवल एक बार हुआ है बस, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। एक आया रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। इन वादों को याद कर लेना, हालांकि सवाल तो बेरूवाड़ी पे और केशवानंद पे 90% जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक लाइन कहीं याद कर लेना। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993, इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। एक तो प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, बिल्कुल इसको याद कर लेना। एग्जामिनर प्रस्तावना की विशेषताओं में आपसे पूछेगा कि क्या प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है? प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, ना तो वह सरकार की शक्तियों का स्रोत है, ना वह इस प्रकार की कोई शक्ति देता है सरकार को कि वह लोगों को प्रतिबंधित करे, ना वह न्यायपालिका को इस प्रकार की शक्ति देता है कि वह सरकार को प्रतिबंधित करे। कुल मिला के एक शब्द याद करो, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक भाई, ये निर्णय किस वाद में दिया? रघुनाथ राव वाद में।
तो रघुनाथ राव वाद में इसके अलावा दूसरा निर्णय क्या था? एक तो यह था कि भाई प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, और दूसरा ये प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत भी नहीं है। मतलब प्रस्तावना ऐसी कोई शक्ति भी नहीं दे रहा है किसी को भी कि वे विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करे। तो तुम तो एक लाइन याद करो कि प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत नहीं है। फिर आया आपका सार्वभौमवाद 1994। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये बताया ना मैंने भी आपको। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद में हुआ, लेकिन प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये किस वाद में आया? सार्वभौमवाद 1994। फिर आया LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, ये आपको अभी बताया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ये किस वाद में कहा गया है? LIC वाद में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। किस वाद में कहा है ये? LIC वाद में। हाँ जी। प्रस्तावना में निहित समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब देखो, समाजवाद कई प्रकार का होता है जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का विषय है, लेकिन हमारे जो प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द दिया गया है ना, जो 42वें संविधान संशोधन से दिया गया है, वह कौन से प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। तो इसलिए हमने भारत की आजादी के समय कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित। तुमको परीक्षा के लिहाज से सिर्फ एक शब्द पकड़ना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया समाजवाद, जो कि 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा है, किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद है, अराजकतावाद है, श्रेणी समाजवाद है। तो एक शब्द पकड़ लो, कौन से प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। यह क्या है? भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसका झुकाव किसकी तरफ है? गांधीवादी समाजवाद की ओर है। तो दो टप्पे की बात याद रखो कि भारत की प्रस्तावना में दिया गया समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन फिर भी उसका झुकाव किसकी तरफ है? गांधीवादी समाजवाद की ओर। हाँ भाई, अब फैक्ट है ये सिंपल। संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ है, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र वो होता है जिसमें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की सभी लोगों को स्वतंत्रता समानता होती है, चुनाव में खड़ा होना, वोट डालना, शासन की आलोचना करना। सामाजिक लोकतंत्र वो होता है जिसमें सभी को समाज में मान मर्यादा सम्मान सभी का बरकरार रहे। आर्थिक लोकतंत्र होता है कि आर्थिक असमानता समाज में कम हो, सभी लोगों को रोजगार के अवसर की प्राप्ति हो और प्राथमिक आवश्यकताएं सभी अपनी पूरी कर लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आर्थिक लोकतंत्र। मतलब भारत में केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, हमारे संविधान की भावना यह है कि हम भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करें। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना आपने पढ़ा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये तीनों प्रकार का जो न्याय है ना, इन तथ्यों को 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। पहले तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कहां से ग्रहण किया? 1917 की रूसी क्रांति से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को कहां की क्रांति से ग्रहण किया है? फ्रांस की क्रांति, जो 1789 में हुई थी। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्रस्तावना में है या नहीं है? है, पढ़ाया भी आपने। कहां की क्रांति से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कोटेशन है भाई, याद करना। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। एक सवाल और याद कर लेना, बस हो गया टॉपिक। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। और एक ठाकुरदास भार्गव ने भी कहा है। अगर नेहरू और भार्गव दोनों ऑप्शन में आए तो पहला आंसर नेहरू होगा, भार्गव
दूसरा आंसर होगा। मतलब नेहरू नहीं आए तभी ठाकुरदास भार्गव आंसर होगा, अगर दोनों आए तो पहला आंसर नेहरू। तो नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, आत्मा भी कह रहा है, संविधान की है, संविधान का आभूषण, सारी चीज बताई। सबसे सम्मान भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण। ये कौन कह, अर्नेस्ट बारकर एक विद्वान है। प्रस्ताव बारकर भारत के आयतुल्ला, आयतुल्ला भारत के करनी ने प्रस्ताव। अब ये फैक्ट इनको पढ़ लो आप, याद करने। राजनीति अर्नेस्ट बात भावना अब लिखी। अर्नेस्ट भारत के सहकारिता गया, पद में विचारधारा फायदे है। अर्नेस्ट भारतीय व्यक्ति मारकर प्रभावित है। व्यक्ति आरएस